और ई क्रॉस पी करके क्या करते हैं, किसकी डायरेक्शन आती है? C, डायरेक्शन propagation of wave. इसको पैरेलल टू वी, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। ठीक है, और हमें ये पता लगता है कि ई एंड बी जो है वो कैसे है सर, आपस में सेम perpendicular, सेम फेज में है। ई परपेंडिकुलर टू बी है, और दोनों परपेंडिकुलर किसके है? डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और इसीलिए इसको कैसी वेव बोलते थे बच्चे? transverse, इसके अलावा फिर हमने बात की थी सर किसकी? ई से अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होता था? ई नोट इज इक्वल टू बी नोट सी। E naught C, और एप्सिलॉन नोट में भी एक रिलेशन होता था बच्चे, वो क्या होता था? 1/√epsilon naught. C is equal to under root mu naught into ये याद है epsilon सबको naught. क्या? C Yes, is equal to Yes, 1 sir. under root mu naught और एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता था सर? Permittivity, of vacuum. फ्री स्पेस या वैक्यूम, permittivity, absolute ये क्या? permittivity, हाँ, और म्यू नोट क्या होता था? Permeability of absolute vacuum permeability. या free space. इसको बोलते थे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और म्यू नोट को क्या लिखते थे? 4 पाई इंटू 10। 4 pi into 10 to the power minus. क्लियर? किसी को कोई डाउट? No, No, sir. बाकी सबको इशू है क्या कोई? किसी को? चले आगे। Yes, बोलो। yes, sir. चलिए Yes, sir. चलो. अब देखो ध्यान से, अब एनर्जी के बारे में बात करते थे। हमने बात की, देखो नॉर्मल एनर्जी तो हम कर देते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या अब देखो बहुत सारे तरीके थे। हमने बोला था एक तो एनर्जी डेंसिटी, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में दो तरह की एनर्जी की बात करते थे, एनर्जी डेंसिटी। पहले बताओ एनर्जी डेंसिटी होता क्या था? एनर्जी पर यूनिट Volume. ठीक है। इसमें दो तरह की बात होती थी हमारी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, दोनों को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे, तो एनर्जी डेंसिटी किसकी आ जाती थी? ईएम वेव्स की। Wave. याद है क्या सबको ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, वाले, Yes. मैग्नेटिक फील्ड वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट क्या था बच्चे? हाफ Half epsilon naught Epsilon naught E naught square. ई स्क्वायर, है ना? ये अभी एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव्स है, मैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहा था, ये मैंने बार बार बताई थी। साथ में प्लस हाफ B square upon 2 mu naught. B square upon mu naught. ये तो टोटल एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला था। इसमें बी नोट और ई नोट का कोई सीन नहीं था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अगर अब आ जाए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और इसको कैसे लिखते थे? ऐसे साइन लगा के, राइट? एवरेज का साइन याद है ना सबको? ये एरो वाला Yes, sir. इसका फॉर्मूला बताओ क्या करोगे? सर इसमें मैक्सिमम Epsilon naught square. कैसे लिख सकते थे? या तो लिख सकते थे हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर, एक फॉर्मूला है इसका। और दूसरा फॉर्मूला और लगा के लिख रहा हूँ, इकट्ठा नहीं लिखना, अलग अलग है। हाफ B naught square upon mu naught. B naught square. या तो ये या ये, दोनों को ऐड मत कर देना। समझ में आ रही है ना बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. या तो वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, इसको क्या लिखूंगा सर? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे वाला क्या था? इन फॉर्म ऑफ Magnetic field. यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलिए अब बात करते थे बच्चे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की ही बात करूंगा, लेकिन अभी किसकी बात करूंगा? एनर्जी डेंसिटी, लेकिन इन फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ओनली, एवरेज, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की जब बात करता था, सिर्फ 1/4 epsilon naught E क्या naught करता square. बस, हाँ 1/4 1/4 epsilon naught E naught square. E Four. नॉट। याद है क्या सबको ये बात? Yes sir. बाकी सब भूल गए हो? एवरेज मैग्नेटिक sir. कंपोनेंट इसका क्या आता था? 1/4 B naught square upon mu naught. B naught square upon mu naught. इसमें से किसी भी चीज में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिमाग में नहीं आ रहा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो वो पूछ ले फटाफट, मैं हिंट दे दूंगा। पहले तो यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट है। 3 पैटर्न में डिवाइड किया, जिसमें से सेकंड पैटर्न सबसे ज्यादा यूज होता है, सेकंड वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। याद रखना ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। एनर्जी डेंसिटी मतलब सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहले यहाँ तक देखो, किसी को कोई डाउट? हमने सारे फॉर्मूले, ये एक एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था रेगुलर क्लास पे, याद हो तो आपको? यस सर। अब पूछो किसी को ये दिक्कत है कि सर ये सेकंड वाली चीज कहाँ से आई, तो वो पूछ सकता है, मैं उसको याद भी दिला दूंगा हल्का सा। बोलो, क्लियर है सबको? चले आगे। सर जो सेकंड में फॉर्मूले लिखे हैं और जो थर्ड वाले बॉक्स में लिखे हैं, इनमें अंतर 1/2 के, इनमें अंतर ये है, इसमें अंतर ये है कि जब हम लिखते थे सर, ये डिराइव तो पहले से हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा था अपन ने, याद है? यस सर। RMS जब हमने इसके एवरेज निकाला था तो इसका भी एवरेज लिखना पड़ेगा, जब इसका भी एवरेज लिखना पड़ेगा, तो इसका एवरेज निकाल के हमारा आंसर आया था, याद करो, ई की जगह हमने पुट किया था ई नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी, या सिंपल आप ओमेगा टी लिख सकते थे जब हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, याद है? मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया था। तो फिर हमने लिया था कि एवरेज लूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, वो आता था 1/2। ये हो गया था ई नोट का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नोट रहा था। एक 1/2 पहले भी था और एक 1/2 एवरेज से आया था, तो ये क्या बन गया था? 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का। ऐसे ही जब इसको सोल्व किया था तो ये क्या आ गया था बच्चे? 1/4 बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू। ये टोटल ईएम वेव की बात कर रहा हूं। बट जब हमने इसको सोल्व किया था हमने कहा था ये तो ठीक है सर, 1/4 हमने कहा था बी नोट स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। इसको सोल्व करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि बी नोट को तो मैं क्या लिख दूं बच्चों? ई नोट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्योंकि ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी। बी नोट क्या आ गया था बच्चे? ई नोट बाय सी, याद है? तो बी नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? बी नोट ई नोट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। याद है केशव? यस सर। हाँ, तो अब देखो नीचे म्यू नोट है, म्यू नोट को सी की फॉर्म में भी तो लिख सकता था, क्योंकि सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था? 1/म्यू नोट क्या आ सकती थी? सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। तो 1/म्यू नोट यहाँ से सीधा लिख दूं सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो देखो 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर प्लस 1/4 ई नोट स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। याद है? यही हमारा आंसर है। और ये सेम चीज अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले को कन्वर्ट ना करके किसको कन्वर्ट कर दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को, तब ये पूरे का आंसर क्या आ सकता है? 1/2 बी नोट स्क्वायर अपॉन मैंने कहा था ये ऐड करने के बाद अलग अलग आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की बात करूं तो उसका वैल्यू तो सिर्फ इतनी है और मैग्नेटिक फील्ड वाले की इतनी है। तो ये तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, दिख रहा है ये? लेकिन अगर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूंगा तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो ड्राइव ऐसे किया था। आई थिंक अब रिवाइज हो गया होगा सबको। यस सर। चलिए अभी मैं बता देता हूं कि दिमाग यही रखना, अगर उन्होंने पूछा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कौन सा पार्टीशन यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड?
एवरेज एनर्जी डेंसिटी second. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Second सेकंड वाला अगर Second. वो बोल दे कि एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू बताओ तो Third. थर्ड वाला third वाला। अगर वो बोल दे टोटल एनर्जी एम वेव की फर्स्ट First. एनर्जी डेंसिटी तो क्या करोगे? फर्स्ट वाला। क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. कुछ पूछ रहे हो बच्चे? No, sir. चलिए, सर अगर ओनली एनर्जी आ जाए डेंसिटी एनर्जी आ जाए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ये है, तो टोटल वॉल्यूम से क्या कर दूंगा उसको? मल्टीप्लाई Multiply. किया था ना, वो कंटेनर लिया था जिसका एरिया और लेंथ ले रखी थी, तो वॉल्यूम को लिख दिया था एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। याद है? यस सर चलिए, तो पहले तो यही क्वेश्चन करो फटाफट। एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज UE एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड इज UB। अब यहाँ पे आप एनर्जी डेंसिटी भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों की सेम ही बात करेगा। जब भी बात करेगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो आप एनर्जी डेंसिटी की भी बात कर सकते हो और एनर्जी की भी बात कर सकते So D. हो। ऑप्शन नंबर डी। बाकी को क्या लग रहा है? Option D. ऑप्शन डी। बाकियों को? इसमें दे रखे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी दोनों दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या दोनों इक्वल है। फॉर्मूला सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/4 1/4 एप्सिलॉन 4 epsilon को naught साइड में naught रखो। square. और मैग्नेटिक फील्ड वालों को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करते थे, तब उसकी वैल्यू क्या आती थी? अभी करवाया है, Sir same ही आती थी. सेम ही आती थी, है ना? मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की वैल्यू क्या थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। हाँ या ना? E naught square. Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की वैल्यू थी। मैग्नेटिक फील्ड वाले की वैल्यू क्या थी बच्चे? 1/4 B naught square upon mu naught. वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड वाले की थी सर 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब इसको कन्वर्ट करना था, 1/4 B नॉट स्क्वायर को B नॉट स्क्वायर लिख दिया, म्यू नॉट को क्या लिखा था बच्चे? C square into epsilon naught. स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर B नॉट को क्या लिखा था बच्चे? E नॉट स्क्वायर बाय C स्क्वायर। तो C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया था, तो ये भी क्या आ गया था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों की वैल्यू यानी इक्वल है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी भी इक्वल है, एनर्जी भी इक्वल है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम होगी। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी, तो चाहे एनर्जी डेंसिटी की बात करो इस केस में या एनर्जी की बात करो, दोनों की बात क्या है? सेम है। ठीक है, हालांकि इसने UE लिख रखा है, तो आप एनर्जी डेंसिटी ही समझिए उसको। तो देखो इसका वैल्यू भी 1/4 आया है, इसका वैल्यू भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे? अभी बार बार कर चुके हैं D. इसको। D. क्लियर है ना? फिर भी किसी को डाउट है तो Yes, पूछ sir. सकता है, डाउट में मत रहना, पूछ लो, हो जाएगा। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो देखो वही आ गया, चाहे तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख लिया, हमने किसकी फॉर्म में लिख लिया था? बस इलेक्ट्रिक। Electric field. बात सेम थी। जब भी यू लिखा हो तो मैंने आपको बोला है वो एनर्जी डेंसिटी बोल दिया करो। ठीक है, देखो अभी मैंने बोला ना दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो इसने क्या साफ साफ लिख भी रखा है बात, सिंस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, सो एनर्जी एसोसिएटेड विद इक्वल वॉल्यूम विल बी इक्वल। क्यों भाई? अगर एनर्जी डेंसिटी सेम है, एनर्जी डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट Volume. इसको भी क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है तो कट जाएगा, तो एनर्जी भी दोनों की क्या आ जाएगी? Same. तो चाहे एनर्जी बोले इस केस में, एनर्जी डेंसिटी बोले, सेम बात। लेकिन अगर वॉल्यूम अलग अलग दे दी जाए तब कटेगा नहीं। चले आइए, Yes. अब ये क्वेश्चन करो अपने हिसाब से, जितना आपसे हो पाता करो। एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे जिसको कंस्ट्रेंड कर दिया गया है कौन सी एक्सिस में मूव करने के लिए?
Y axis. y axis। मतलब उसको बांध दिया गया कि भाई तू वाई में ही घूमेगा, ठीक है। विद अ स्पीड ऑफ 0.1 c, उसकी स्पीड कितनी है सर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 c, 0.1 स्पीड ऑफ लाइट light. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस कहां पर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। Magnetic field. उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी दे रखा है, कितना 30 j कैप साइन Sin 1.5। जब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जे कैप बाद में लिख दूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है वो जे कैप किसकी डायरेक्शन दिखाता है, कोई बता सकता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की। 30 साइन 1.5 इंटू 10⁻⁷t माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2x, और कौन सा कैप बच्चे, जे कैप फील्ड की वैल्यू है। तुमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, क्या पूछा है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा, मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, वो भी मैक्सिमम बाय द इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स कितनी ज्यादा मैक्सिमम मिल सकती है, फोर्स की वैल्यू। अब कैसे करोगे, सोचो सर थोड़ा। पहले बी मैक्सिमम निकालेंगे, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फोर्स के लिए फॉर्मूला उसके क्या बाद है? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। वेरी गुड। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है बच्चे, क्यू वी क्रॉस बी। याद है क्या सबको? यस यस सर। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें, लेकिन इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, कौन सा थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स है तो उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइन मैक्सिमम 90। 90। तो यानी तुमको क्यू वी बी निकालना, और बी भी मैक्सिमम होना चाहिए, तभी फोर्स मैक्सिमम लगेगी। अब बी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बी सर मैक्सिमम तो ई नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट इनटू सी नॉट। वेरी गुड। ई नोट क्या होता है, बी नोट इंटू सी। तो बी नोट कैसे निकाल दूंगा बच्चों, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई बी नोट बाई नॉट सी। सी। ई नोट की वैल्यू कितनी है आप सबको पता है, देखो क्वेश्चन 30। 30 डिवाइडेड बाय बच्चे सी क्या है, कौन बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट। सी को सी ही लिखो, सी को सी ही लिख दो, क्यों लिख दो, क्योंकि वी की वैल्यू सी की फॉर्म में दे रखा है ना, तो कट जाएगा बाद में। तो 30 बाय क्या लिख दू इसको, सी। तो एफ की वैल्यू होती है बच्चे क्यू वी बी। क्यू है इलेक्ट्रॉन है क्या, क्यू बताओ हाँ या ना, यस इसके Yes. ऊपर यस फोर्स लग रही है, सर 1.6 into 10 raised to the minus 19। या ई ही लिख दूं सीधा, तो भी बाद में पुट कर दूंगा वैल्यू, और करना चाहो तो पुट भी कर दो भाई। ई की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम, 1.6 इंटू 1.6 into 10 के 10 to the power power minus 19 इंटू वी की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी है, 0.1 सी। into C। अब बी की वैल्यू तुमने निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू बी की वो कितनी है, 30 बाय C। सी से सी कट गया, 30 इंटू 0.1 3 हो जाता है, तो 1.6 इंटू 3 इंटू 10 raised to power minus 19। 8 into 10 raised to power 19 minus 19। ऑप्शन नंबर दिख रहा है कुछ, Yes sir C। C for cat। दिख गया देखो, Yes sir। आप अच्छे से देख लो, लेकिन थोड़ा सा नया कंसेप्ट तो नहीं है, ये पुराना कंसेप्ट है, लेकिन इसमें दो चैप्टर मर्ज कर दिए फिर से, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वाला chapter, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अब से मैंने आपको पहले भी बताया 2020 21 22 23 में आपको ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे जिसमें मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2020 का F है। इक्वल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला लगा सकते थे? नहीं बच्चे, वो तब होता है जब फोर्स Electric इलेक्ट्रिक field। फील्ड फोर्स पूछा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें कौन सी फोर्स पूछी है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स। अगर पूछा होता मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बताओ, तब F इज इक्वल टू क्यू ही लगाते हैं, वही लगाते हैं, फिर तो कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? 120। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। अच्छे से देख लो, किसी भी बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है।
ये बात सबको समझ में आ रही है ना कि भाई मैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी को लिखता हूं क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैंने साइन थीटा 90 इसीलिए किया क्योंकि इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, है ना, तो इसीलिए साइन 90 किया। तो क्यू वी बी, अब बी की वैल्यू तो इतनी बड़ी थी तो कौन सी वैल्यू लूंगा, बी नोट लूंगा। बी नोट क्यों लूंगा, क्योंकि बी नोट कैसी वैल्यू होती है फिर से, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसने पूछी भी फोर्स मैक्सिमम थी, तभी लो सकेगी जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। मैक्सिमम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। सर। चलो शर्माना मत भाई, पूछ लेना। यहाँ पर आ जाओ, करो फटाफट। पिछली बार में हमने 2014 से लेकर 2017-18 तक के सोल्व कर लिए थे, ये 2019-20 आगे वाले हैं। चलिए अब बीच में आ जाएंगे, पुराने भी आएंगे, देखते रहना, वो रिवाइज करवाने के लिए। क्या दे रखे बच्चे इसमें, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आसान होगा, बाकी देख लेंगे अगर कुछ इसने ट्विस्ट डाल रखा होगा तो। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी, 3 × 10⁻⁸ ये सब। और क्या दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले ई नोट सर ए होगा इसका। इक्वल टू में पहले तुम अपना अपना आंसर बताओ, अपना अपना आंसर बताओ। सर ए और डी में से कोई एक है। ए और डी में से एक, पहले तो चेक करते हैं सर। सर एक बात बताने वाली है कि सर बी है, फेस तो सेम ही रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ब्रैकेट वाला पार्ट तो यही रहेगा, 200 पाई y प्लस सी टी, है ना, यही रहेगा क्योंकि फेस दोनों का सेम रहता है। साइन की जगह भी साइन लगा दे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो बात आती है बी नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, ई नोट निकालना है, तो क्या लिखूं, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी। बी नोट कितना है, 3 × 10⁻⁸ और सी कितना है, 3 × 10⁻⁸ तो कट गया, तो कितना आ रहा है सिर्फ 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 sin 2, ये तो ठीक है। तो अब लास्ट में देखते हैं के कैप आना चाहिए या माइनस के कैप आना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि ना ऑप्शन बी आ रहा है ना ऑप्शन सी, तो क्या हो सकता है, या तो ए या तो डी। अब कैसे पता लगेगा? आपको पता है माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम जब होते हैं तब हम नेगेटिव लिखते हैं। हाँ, ई क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ सी प्रोपेगेशन यानी वही है ना। तो ई क्रॉस बी करके जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है वो आना चाहिए। किस डायरेक्शन में चल रही है वेव? सर y एक्सिस में, y में कैसे चल रहा है, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई? पॉजिटिव y, नेगेटिव y। देखो जब इसको मैं Negative सोल्व y करूंगा 2 पाई, नेगेटिव आएगा, साइन सेम है ना, ये दोनों का साइन क्या है, सेम। सेम साइन होता है तो नेगेटिव में मूव कर रही होती है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। नेगेटिव मतलब कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। वाई मतलब नेगेटिव y एक्सिस, जे क्या, -j। माइनस जे। तो कब माइनस जे आएगा? बी कहाँ है बच्चों, बी कौन सी डायरेक्शन में है, साफ साफ दिख रहा है, आई कैप में। आई कैप मतलब एक्स में, यानी आई कैप। किसको आई कैप के साथ क्रॉस करूं कि माइनस जे आ जाए? तो आई जे के, आई को अगर जे लगाना है तो या तो पॉजिटिव के आएगा या नेगेटिव। तो अगर के क्रॉस आई तो के के साथ पॉजिटिव जे, नेगेटिव, लेकिन -k माइनस के को आई के साथ क्रॉस करूंगा तो ही आ सकता है क्या, नेगेटिव। माइनस j, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, डी फॉर डॉग। d। दिख रहा है क्या सबको? यस इसका आंसर चेक भी करेंगे क्योंकि इसके पीछे दिख नहीं रहा, लास्ट में जाते जाते इसका आंसर याद करना, चेक करना। हाँ दीपिका, क्लियर नहीं हो रहा क्या? नहीं सर क्लियर है, वो डी फॉर डॉग बोला था ना तब बोल रही थी। अच्छा अच्छा, किसी को कोई डाउट बताओ फटाफट। ये बात किसको समझ नहीं आई, ये माइनस जे वाली बात? बता दो, कंफ्यूजन हो रही है इसमें डायरेक्शंस में। जब भी के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये वाली बात मैंने बताई थी कि अगर ये साइन सेम होता है
तो सेम साइन का मतलब डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। अपोजिट साइन का मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव में है, हाँ या ना? पॉजिटिव में है, दोनों का साइन सेम है, यानी डायरेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव कौन सी? यहाँ पर वाई है, वाई मतलब कौन सी डायरेक्शन? जे कैप। तो जे कैप की डायरेक्शन होगी, लेकिन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ई क्रॉस बी को करके आना चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेव, और वेव जा रही है माइनस जे में, तो ई क्रॉस बी करके आना चाहिए माइनस जे, और बी तो हमें बता रखा है कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप। तो बी की जगह लिख दिया आई कैप। तो किसको आई कैप के साथ क्रॉस करूं कि नेगेटिव जे आए? तो आंसर क्या होता है? माइनस के। माइनस के को जब आई के साथ क्रॉस करूंगा तभी आंसर क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव माइनस जे। और तभी इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव वाला ऑप्शन चुनूंगा, पॉजिटिव वाला नहीं चुनूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। डी। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? नो चलें आगे? चलो, यस सर। फिर भी पूछ लेना जाते जाते भी किसी को कोई डाउट हो, ये क्वेश्चन करो और हम इसका आंसर भी चेक कर लेंगे पिछले वाले का बाद में, इसका सॉल्यूशन पेस्ट नहीं किया वो। चलिए तुम करो, ये वाला क्वेश्चन करो। सॉरी, हाँ ये तो मिला नहीं था मुझे। चलो आई, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर। सर सी। सी ऑप्शन चेक करते हैं। बाकी सबका मेरा भी सी है। सी आ रहा है, चेक करेंगे भाई अभी। पहले इसका आंसर पेपर चेक कर ले ताकि हमें कंफ्यूजन ना। हाँ, उसका आंसर वही है, नेगेटिव वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका पेस्ट करना मैं भूल गया था, वही चेक कर रहे थे। आइए, हाँ कहाँ पर आ गए? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो क्या इसका? यस सर। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एन इनसाइड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव एक्स। डायरेक्शन बतानी है ईएम वेव की, ये तो कुछ भी नहीं था। क्या करना था? ई क्रॉस ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी। पी का नेगेटिव जेड मतलब नेगेटिव के, और बी मतलब पॉजिटिव आई। तो अगर आई जे के, अगर मैं क्या करूं बच्चे, के क्रॉस आई करता तो आता पॉजिटिव जे, लेकिन माइनस के क्रॉस आई है तो क्या होगा? माइनस जे। पिछले वाला ही सीन हो गया ना, बिल्कुल यस सेम। सर। तो किसके साथ क्रॉस किया था? माइनस के। तो आंसर भी इसका भी क्या आना चाहिए? माइनस का के। माइनस लेकिन आंसर इसमें पूछा गया डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव यानी ये वाली कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव जे मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन। किसी को डाउट है? प्लीज पूछ लो। बिल्कुल पिछले जैसा ही है ना? क्रॉस प्रोडक्ट तो वही वैसा ही है बिल्कुल। चुप मत बैठना। यामिनी, सुजल, अवंतिका, लावण्या, क्लियर है सबको? यस सर। ईशान, ईशान से सर एक बच्चे बात clear है? पूछूं मैं सर? हाँ हाँ, कोई दुल्हन की तरह ना शर्माए। हाँ बच्चे बोलो। सर, हम ना ई क्रॉस बी ही क्यों लेते हैं? बी क्रॉस ई क्यों लेते हैं? बी कल पता लगेगा इसका आंसर आपको, पॉइंटिंग वेक्टर जब करेंगे ना कल। यही तो करना है हमने, पॉइंटिंग वेक्टर। आज ये भी ठीक है केशव, सस्पेंस। ठीक है, डन। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। अब नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बिल्कुल भी नहीं सर। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता भी सकता हूं। जैसे आप अगर देसी भाषा में समझना चाहो तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी करते थे आप, है ना? वी क्रॉस बी करते थे। तो आप ऐसे क्यों नहीं बोले कि बी क्रॉस वी की जगह, वी क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस वी क्यों नहीं कर दिया सर? है ना, सोचने वाली बात है। सर इसको बी क्रॉस वी क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि सर क्योंकि उस टाइम दिमाग नहीं चला था। नहीं नहीं ऐसा नहीं था। देखो
जो हमारा डायरेक्शन आता है वो ई और बी के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, इतना तो पक्की बात है। अब अगर ई क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस ई के भी क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर चाहिए था। लेकिन ये जो आंसर आपको 11th क्लास में मिलेगा जब हम इसको डेरिवेशन करते थे, ये y इज इक्वल टू वाई नोट के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसमें ये जब वैल्यू थी ना, जो मैंने आपको बताया अभी कि के एक्स और ओमेगा टी का साइन अगर सेम आ जाए तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। अगर के एक्स और ओमेगा टी का साइन अगर क्या आ जाए, ऑपोजिट। अपोजिट आ जाए, तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव में है, समझ में, पॉजिटिव में है ना, ये बात। पॉजिटिव में है। यस सर। हाँ, तो बट ये चीज जो है ये तो हमने ट्रिक से बता दिया आपको, लेकिन एक्चुअल में ये चीज क्या होती है बच्चे, डेराइव होती है पूरी, कि कब आंसर पॉजिटिव आता है कब आंसर नेगेटिव आता है, इसको डिफरेंशिएट करके हम डेराइव करते हैं। लेकिन हमने बाद में, क्योंकि हम अभी 11th में वापस नहीं जा रहे ना, क्योंकि ऐसा करना वहीं से ये चीज भी आपको निकल के आ जाएगी। सर यहाँ पर जो वैल्यू आती है पूरी डेरिवेशन के अंदर नीचे तुम देखोगे ई क्रॉस बी करके उसका आंसर आता है। सिमिलरली जैसे हम आई इज इक्वल, ये हमने पढ़ा था आई एल बी साइन थीटा, याद है, ILB साइन। यस सर। यस तो सर। हमने आई Yes, एल sir. बी किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, है ना, ड्राइव करके देखा कि एल और बी के परपेंडिकुलर आती थी। फिर हमने देखा था एल और बी को परपेंडिकुलर आती तो थी, लेकिन एल क्रॉस बी करके आती थी, बी क्रॉस एल करके नहीं आती थी। बी क्रॉस एल कर भी सकता हूँ, आंसर आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, बिल्कुल क्या आ जाएगी, अपोजिट। इसमें भी आप ई क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस आई कर देना, बी क्रॉस ई कर देना, आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, आ सकता है, कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऑपोजिट उल्टी। अपोजिट आ जाएगी। तो ये पार्ट डेरिवेशन के अंदर है, बट मैं पॉइंटिंग वेक्टर से कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत समझा दिया जाए, ठीक है। यस सर। चलिए, पॉइंटिंग Yes, sir. वेक्टर वैसे जब हम करेंगे ना तो याद रखना, पॉइंटिंग वेक्टर जब हम करते हैं वो इंटेंसिटी के लिए करते हैं ज्यादातर। जब हमें वेव की इंटेंसिटी निकालनी होती है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही मान लो, उस इंटेंसिटी का निकालने का तरीका, इंटेंसिटी बोले तो वही एनर्जी पर Energy यूनिट per एरिया unit area into time. पर यूनिट टाइम। यही इंटेंसिटी को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म, वैसे अगर मैं वेक्टर वाली फॉर्म की बात करूं, सिमिलर बिल्कुल तो नहीं, उसको आप क्या बोल सकते हो, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर निकाल लो, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वही क्या होगी, इंटेंसिटी। Intensity. जनरली उससे करते हैं हम इंटेंसिटी, लेकिन पॉइंटिंग वेक्टर से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी निकाल सकते हो, दोनों चीजें निकाल सकते हो। लेकिन जनरली पॉइंटिंग वेक्टर को किस लिए यूज करोगे, इंटेंसिटी निकालने, Intensity निकालने के लिए. कोशिश करेंगे वो चीज निकालने की, आपकी बात ठीक है। चले Yes, आगे, sir. अभी Yes, sir. आइए। Yes, यस sir. नहीं, आप आ गया, देखो इफ यू पॉइंट योर थंब ई क्रॉस बी तो आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आ गया ई क्रॉस बी करने से कौन सा एक्सिस, नेगेटिव Negative y, y-axis. ठीक है। चलिए यस सर। Yes, अब sir. ये क्वेश्चन करिए। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूज करेगा, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी थी, याद है सबको। Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, सर। पढ़ी थी, 4 होती है। अभी के लिए बताते हैं, पहले इसको आप देखो आप कैसे करोगे। C होगा इसका. सी, ऐसा क्यों लग ऑप्शन रहा है, सी। अब जो भी इसका आंसर दोगे उसको मेरे को रीजन Yes, के sir. साथ चाहिए, क्योंकि इस पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग Sir. मैक्सवेल इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशन। पहले तो क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब बताओ मैं। सर इनमें से वो हमने मैक्सवेल इक्वेशन बतानी है जो स्टैटिक इक्वेशन में वैलिड नहीं है. स्टैटिक मतलब स्टैटिक रुकी हुई, रेस्ट, है ना, मतलब केस rest पे. रेस्ट का हो, और वेरी का मतलब जब चेंज हो सकता। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन भी देखोगे तब भी स्टैटिक, जैसे बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, है ना, उस केस में वेरी है, उस केस मतलब चीजें चेंज नहीं हो रही अपने तरीके से, रेस्ट पर है, ऐसा समझ लो, उस केस में वो वैलिड नहीं है। तो क्या लगता है आपको, सर C लगता है. सी लगता है। सी ऐसा क्यों लग रहा है, ई डॉट डी एल डी फाइव बाई डी टी,
सर क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम है, नहीं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और ये चेंज हो जो रहा है कंडीशन टाइम है के साथ। मैग्नेटिक, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो पहले कंडीशन बोल रहा है ई डॉट डी एल जीरो, वो कौन सा लॉ था? मैक्सवेल की इक्वेशन ही थी सर, ई डॉट डी एल जीरो, या नहीं थी? क्या लगता है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी क्या ई डॉट डी एल जीरो? नो सर नहीं थी। पक्का? क्या क्या कंडीशन थी मैक्सवेल की इक्वेशंस, क्या क्या थी? सर ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0 थी शायद। वो जीरो थी? पक्का? ई डॉट डी एस मतलब सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल मतलब ई डॉट ए, और ई डॉट ए तो फ्लक्स होता था, और फ्लक्स होता था चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, यस सर। है ना? उसके बाद बी डॉट डी एस क्या होता था? वो जीरो होता था। क्यों यस सर। वो जीरो क्यों होता था? सर क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल जो डज नॉट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट। से निकलेंगी। मैं सारी इक्वेशन डिराइव कर रहा है बार बार। ई डॉट डी एस फिर बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस जीरो होता था, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पर नॉर्थ पोल मिलेगा वहां कहीं ना कहीं कौन सा पोल भी साउथ होगा? पोल भी होगा। साउथ पोल होगा। उसके बाद हमने बी डॉट डी एल पढ़ा था, ई डॉट डी एल पढ़ा था, है ना? वो था डी फाइव बी बाई डी टी, मतलब जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा वहां वहां कौन आ जाएगा? ई एम एफ। ईएमएफ। यानी ये कौन सा लो था? फेराडे का लो। कौन सा लो? फेराडे। तो ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ में आ गया था सर एम्पियर मैक्सवेल बी लॉ। डॉट डीएल। हाँ, बी डॉट डीएल एम्पियर लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं था, इसके अंदर एक और चीज ऐड की थी, वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट कर इसका आई formula प्लस क्या था आई सर? अब डिस्प्लेसमेंट करंट सर आ म्यू गया तो नॉट आई क्या प्लस आई डी। नॉट इनटू आईसी प्लस आईडी। आईडी का फॉर्मूला आप बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर वेव में डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट डी एप्सिलॉन नॉट फाई ई बाई डी टी, फाइव अपॉन डी डी फाई टी। ई बाई डी टी। into E upon dt। ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक Yes, क्वेश्चन आएगा, कल ही करेंगे इसको। आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मैं चाहता हूं मैं इसको होमवर्क में दे दूं, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, याद है क्या? पूरा एक लेक्चर निकाला था हमने। हाँ केशव? हाँ जी सर। नहीं सर कुछ भी नहीं है, गलती से हुआ था। ठीक है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन एक आधा तो अटेम्प्ट करवाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा था, फिर इन दोनों को जोड़ दिया था। एक तो था कंडक्शनल करंट और दूसरा था डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण आया था? ड्यू टू चेंज इन। सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक Electric फ्लक्स या field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं सी, इसने कहा रेस्ट पर। जब डी रेस्ट की कंडीशन होगी स्टैटिक कंडीशन, तो कांस्टेंट रहना चाहिए फील्ड, लेकिन देखो यहाँ पर टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। और स्टैटिक की कंडीशन पर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है हमें, हाँ या ना? यस सर। देखो ये दिख रहा है सी। अब इसको पढ़ो अच्छे से, तभी समझ में आएगा। देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मैक्सवेल्स इक्वेशन बिहेवियर बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। हमने कहा ठीक है, 4 इक्वेशन थी, सबका स्पेसिफिक रोल था। अभी अभी बताया है क्या चारों इक्वेशन मैंने, हाँ या ना? यस यस यस। अब इसने क्या बोला? दिस इक्वेशन सेट दैट अ टाइम वेरिंग। भाई पहली बात तो हमको जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी वो कहती क्या थी? ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डीटी। जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब तब क्या इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक ईएमएफ। बट अगर इक्वेशन वो कहता है जब जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो एक ईएमएफ भाई साहब आएंगे एक सर्किट में, जिसकी वजह से करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर स्टैटिक कंडीशन हो गई, तो स्टैटिक का मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना, लेकिन स्टैटिक का मतलब जब सर, टाइम EMF के साथ नहीं चेंज नहीं हो रहा, तो डी फाइव बी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो ई डॉट डी एल भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये फेराडे लॉ नहीं होगा इस टाइम पे। तो यहाँ पर देखो, तो जब टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा, ई डॉट डी एल जीरो होगा, तो कोई ईएमएफ भाई साहब भी इंड्यूस नहीं होंगे। तो फेराडे लॉ वैलिड सिर्फ होगा किसके लिए? टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए, लेकिन स्टैटिक कंडीशन के लिए फेराडे लॉ वैलिड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तुमसे पूछ सकता है फेराडे लॉ क्या टाइम वेरिंग के लिए है या नहीं है? है सर, लेकिन अगर स्टैटिक की कंडीशन डाल दोगे
तो बी ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा? कई जगहों पर तुम देखोगे भी सही, ई डॉट डीएल क्या होता है? 0। ई डॉट डीएल क्या होता है? 0। जैसे बी डॉट डीएस 0 होता है सर, होता है ना बी डॉट डीएस? यस सर। कौन सा लो था सर? ये जहां नॉर्थ पोल होगा वहां आसपास साउथ पोल होगा, इसीलिए बी डॉट डीएस की वैल्यू 0 रहेगी हमेशा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे ही बी डॉट डीएस नहीं, ई डॉट डीएल 0 हो सकता है ये, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा? ओनली फॉर स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन। अगर चीजें स्टैटिक नहीं होंगी तो ई डॉट डीएल की वैल्यू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होगी, नॉट स्टैटिक, यानी टाइम वेरिंग होगी। क्या होगा सर? टाइम वेरिंग। तो ऐसा कौन सा लो है जो सिर्फ, मतलब फेरेडे लो जो है उसकी कोई कंडीशन है क्या, वो कब एप्लीकेबल है? अब तुम बता सकते हो। अभी मैं इसको ना एक छोटी सी लाइन में डालूंगा, तुम सब समझ जाओगे, बट तुम बताओ फेरेडे लो कब वैलिड नहीं है? स्टैटिक कंडीशन। ये बहुत बड़ी चीज लग रही है सर, क्या है ये स्टैटिक कंडीशन? बहुत भारी भारी वर्ड। अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, सुनो। फेरेडे लो क्या कहता है? Whenever there is a change in magnetic flux with time, तब क्या इंड्यूस होगा? EMF। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या होता था? 0 तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता था? EMF आता था? तो ये वही तो बात है, डी फाइव बाई डी टी 0 का मतलब फ्लक्स का चेंज क्या है? 0। इसका मतलब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं करेगा तो क्या ईएमएफ बनेगा? नो सर। ईएमएफ ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सवाल ही बात नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है ये। दूसरी बात, जो स्टैटिक कंडीशन है उसको समझ लो। उसका मतलब ये है कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और स्टैटिक कंडीशन का मतलब सर टाइम के साथ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ भाई साहब नहीं आएंगे। ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो अब तुम इसको थोड़ा भारी वर्ड में बोल दिया इन्होंने। क्या इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फ्लक्स का चेंज 0 है? वो तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि भाई फ्लक्स का चेंज 0 है तो ईएमएफ नहीं आएगा सर। लेकिन इसने दूसरे तरीके से बोल दिया कि कंडीशन स्टैटिक है। अब तो हम समझ जाएंगे, स्टैटिक है तो मतलब फ्लक्स का चेंज टाइम के साथ 0 है। समझ में आ रही है बात? फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। दोनों बातें सेम है, बस वर्ड्स अलग अलग ले रखे हैं। जैसे पानी को पानी की जगह नीर बोल दिया है ना, ऐसी बात हो गई। किसी को डाउट? नो सर। चले आगे। तो ये बात याद मैं हाईलाइट कर देता हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीट होने के बहुत चांसेस है। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, खत्म होने वाला है, छुट्टी करने वाले हैं, जल्दी जल्दी करिए। सॉरी, assertion और रीजन है। EM waves used for optical communication have longer wavelength than microwave employed wave in radar technology। क्या बोल रहे हो? ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी वेव यूज होती थी? अभी बताया था आपको सर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड है ना? हाँ, आप सबको पता है, बढ़िया। इंफ्रा सर हमने कहा ओके। इसने कहा है कि EM वेव्स यूज फॉर ऑप्टिकल में एक बार और भी कोई हो सकती है, लेकिन हमने जो पढ़ा अभी के लिए उससे पे चलते हैं, इंफ्रा। राइट? हाँ यस सर। मैंने लिख दिया ऑप्टिकल वगैरह की जगह इंफ्रा। देन फॉर माइक्रोवेव एम्प्लॉयड इन रडार, हमने कहा हम देखो रडार में माइक्रोवेव भी हो सकता था। मैंने बोला था रडार में रेडियो वेव के साथ कौन सी वेव बोली थी? तो माइक्रोवेव। तो सिंपली सी बात एजर्शन में पूछ रहा है, इंफ्रा जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है माइक्रो से। तो क्या ये सही है या गलत है? नो सर, सर चेक गलत कर है। लेते। रेडियो GIOUX जी। तो माइक्रो यहाँ आती है और इंफ्रा इसके नीचे आती है। तो नीचे जाते जाते फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। तो डिक्रीज होगी। इंफ्रा की वेवलेंथ कम होगी बजाय की माइक्रो। क्लियर है सबको? यस। आओ एक बार नीचे भी देखते हैं। वो कह रहे हैं इंफ्रा एनर्जी ज्यादा है माइक्रो से। तो वो क्या ऐसा सही है? नीचे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा।
हाँ Yes, क्योंकि sir. एनर्जी ज्यादा है। तो रीजन तो क्या है सर? सही है। सर रीजन सही है Assertion और क्या है? Sir. assumption false। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंफ्रारेड की एनर्जी तो ज्यादा है, समझ में आ रहा है, लेकिन वेवलेंथ क्या है उसकी? शॉर्ट है ना। क्लियर है सबको? देख लो इसने Yes, sir. लेकिन Yes, sir. एजर्शन में इसने बोल रखा है वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लॉन्गर। तो एजर्शन तो क्या हो गया सर? गलत हो गया। गलत. मैंने पहले भी बोला था ये 2023 का पता नहीं 22 का क्वेश्चन है बच्चे। मैंने पहले भी बोला था क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन आएंगे वही। हमने नहीं पढ़ा था क्या ऑप्टिकल वे की इंफ्रा यूज हो रही है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में? याद है ना, अभी मैच द कॉलम करके आए हैं आपा सेम Yes, sir. इंफ्रारेड में। हमने कहा था हमारा आंसर तो निकल गया, लेकिन हम लर्न कर लेंगे ये कि इंफ्रारेड किसके लिए यूज हो रही है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अब इसको बिठा लो दिमाग में। अब जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा पूछ ले, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। क्लियर है सबको? हैरी, Yes. हैरी, यस सर। गुंजन, गुंजन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दिवांशी, दिवांशी शर्मा बच्चे आपको क्लियर है? Yes, sir. दिवांशी मेरे को बता सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स यूज होती है बच्चे? सर इतना मुश्किल क्वेश्चन? बता दो, ट्राई करो बच्चे। मैंने देखो ऊपर लिख भी रखा है दिवांशी, ट्राई करो। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के लिए कौन सा यूज होता है? अब कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? जिया, जिया हेल्प करो। जिया बता सकते हो Yes, sir. कि इंफ्रारेड किसके लिए यूज होती है? उसकी एप्लीकेशन बताना। सर ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, समझ में आता है ना दिवांशी? अब याद रखोगे इंफ्रारेड यूज हो रही है बच्चे किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए। अब उसने बोला है कि जो वेवलेंथ ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए, उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है किससे? माइक्रोवेव से। हमने कहा जो वेव्स यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है? इंफ्रा। इंफ्रा यानी इंफ्रा की वेवलेंथ ज्यादा है माइक्रो से। ऐसा कौन बोल रहा है सर? हमारा एजर्शन बोल रहा है। क्या ऐसी बात सही है या गलत है? हमने चैट में चेक किया, इंफ्रा की तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम वेवलेंथ होनी चाहिए। किससे? माइक्रो से। माइक्रो तो से. यानी एजर्शन गलत बोल रहा है। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि इंफ्रा की एनर्जी ज्यादा यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो क्या ये बात सही है? हाँ सर, जिसकी वेवलेंथ Yes. कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाली बात किसने बोल रखी है? एजर्शन ने या रीजन ने? वो सही होगी। किसने बोली है? रीजन। रीजन ने। तो रीजन रीजन सही, तो assertion सही गलत। है, एजर्शन ने गलत बात बोली है तो वो गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है यस सबको? सर। Yes, sir. चैट में बात नहीं करोगे बच्चे, यहाँ तक बताओ। क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। Yes, sir. प्रिशु कोई डाउट है या क्वेश्चन के आंसर के लिए गया था? सर वो पहले किया था और रह गया था ऐसे। चलो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चे। अब देखो वो केशव वाली बात आ गई। वो क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ये, और अभी भी करेंगे दोबारा। 2023 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चे, ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी है। एनर्जी दे रखी, एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी डेंसिटी नहीं निकालनी, क्या निकालनी है? एनर्जी। Energy. एनर्जी निकालनी है। उसके लिए वॉल्यूम आपको दे रखी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है बच्चे? 5 into 10 raised to power minus 4. हमने कहा हमें तो एनर्जी डेंसिटी पता है, और इसने क्या पूछा? एनर्जी डेंसिटी सिंपल पूछी है, टोटल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसने एनर्जी डेंसिटी पूछी। अब ये समझ में नहीं आ रहा सर एनर्जी डेंसिटी किसकी पूछी है? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव की पूछी है, अगर तुमने मेंशन नहीं किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी हाफ एवरेज वाली, बताओ। हाफ ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के Absolutely. क्लियर है? Yes, देख लो अब sir. साफ, ये दिखा रखा है क्या, हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर, सेम वही यस बात। सर। लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी है, हाफ की जगह हाफ, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखोगे 8.85 into 10 raised to power। 10⁻12 ई नोट कितना है 20 का स्क्वायर यानी 400। 400 4। लेकिन ये तो एनर्जी डेंसिटी है, मेरे को तो क्या निकालना है एनर्जी, तो ये हो गया एनर्जी बाय वॉल्यूम। Energy by वॉल्यूम एनर्जी क्या आ जाएगा, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ इंटू 8.8। वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस। -4 सोल्व करो और आंसर निकालो, फटाफट करो। सी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। Sir, D. है सबका अलग अलग आ रहा है भाई, हाँ, एक तो सही बोल दो कोई। Sir, C. C. सबको पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा, उससे 2 कट जाएगा, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 8.85 Yes, इंटू sir. 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 तो छेड़ो ही ना। 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा, ये 2 जीरो फालतू है तो इसको बोल दूंगा 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो ये कट जाएगा 10, 1 2 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 4 कितना आ जाता है, -1 तो 10 की पावर माइनस 1, ये कितना हो गया 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस। -30 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? यस सर यस सर। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका आंसर। ये चले आगे, यस सर जब तक टोटल की बात नहीं कर रही है एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। आइए अब ये देखो, बहुत आसान था क्वेश्चन, फटाफट कर दो। क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी तो दोनों क्या होती थी एक दूसरे के, इक्वल होती है ऑप्शन रेशियो क्या है, Sir, 1 आएगा. शायद 2023 या 2022 का है, चेक कर लेना, ठीक है। 24 का तो यस सर ज्यादा अच्छा रहता। वो बाद में देखिए, तो देखो करने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या आ रहा है देखो 1। चले, ये तो बहुत आसान था। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकता है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये और कर लीजिए, ये अब शायद होमवर्क स्टार्ट हो गया, यहाँ से होमवर्क है, ठीक है आपके 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन रह गया, ये करना पड़ेगा, इसके बाद होमवर्क है। करो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, वरना 7 होमवर्क हो जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को, है ना। तो 6 ही होमवर्क Sir, रखते वो कर लेंगे. हैं। करो अभी करो। 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना काल का, ये तो हो जाना चाहिए। तो सातों के सातों करवा दो, एक काम करो। क्वेश्चन कोरोना के टाइम पे आया तो होना चाहिए. हाँ होना चाहिए बिल्कुल, सर तब तो हम सारे गेम खेल रहे थे. क्योंकि कोरोना में उनको भी पता है तब ना ना इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो आसान बनाया होगा उन्होंने भी, है ना, इसलिए तो होना चाहिए। आइए इलेक्ट्रिक तो कोई फील्ड बच्चा ऑप्शन देख के भाग गया होना। देखते हैं। तो भाई इसमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E नोट J कोस ओमेगा T माइनस एक्स मैग्नेटिक फील्ड इसको T sign में तो नहीं टाइम्स करते? रो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो मुझे ये बताओ कि अंदर ब्रैकेट वाला पार्ट चेंज होगा क्या, नो सर नो सर तुम्हारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए और मेरे हिसाब से भी नहीं होना चाहिए। J कैप B नोट की जगह B नोट कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, B नोट, वेरी गुड, तो B नोट क्या आ जाएगा E नोट बाय E नोट by बट C की जगह म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लिख रखा है, तो क्या लिखूं, B नोट इज इक्वल टू 1/,
रूट 1 अपॉन, है ना? म्यू नॉट अब इसको अच्छे से एप्सिलॉन समझो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखूं बताओ? मल्टीप्लाई में लिखूं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, या डिवाइड में लिखूं? सर मल्टीप्लाई में सी ऑप्शन आएगा। अभी तक सारे नहीं बोल रहे भाई। सी का फॉर्मूला था 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन 1 बाय सी yes, क्या sir. हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इन 1 बाय सी सीधा ही तो पुट किया है, तो मल्टीप्लाई में लिखोगे। क्लियर है? यस Yes, sir. तो बी नोट की जगह ये लिख दो। क्या सर? ई नोट ई नॉट रूट Not into एप्सिलॉन। C. ये तो हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? No, बोलो sir. हाँ। नो सर। बात आती है यहाँ पर, तो इन्होंने लिख दिया सर जे कैप, लेकिन ये क्या लिखे? अब उसके लिए पता करना पड़ेगा पहले डायरेक्शन। ओमेगा टी और के एक्स साइन कैसा है सर? ध्यान से करनी है, ध्यान से। चलो अपोजिट साइन है, चलो तो अपोजिट साइन है तो क्या होना चाहिए डायरेक्शन? एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव ऐसा लगता है हमें कि पॉजिटिव होना चाहिए था। पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव एक्स, यानी ई क्रॉस बी करके आंसर क्या आना चाहिए? प्लस का प्लस का के Plus का I. आई कैप, पॉजिटिव एक्स तो आई कैप ही होता है। हाँ या यस आई इलेक्ट्रिक फील्ड है जे में, तो मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए के जे को किसके साथ करूं? आई आए के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर तो आना चाहिए के कैप। बट सर हाँ बोलो यस बोलो सर। बोलो, क्या कह रहे हो बच्चे? के में आएगा आंसर क्योंकि वो नेगेटिव। के में ही तो बताया मैंने, के में ही हाँ तो जी बोला। यस सर तो यहाँ पर आना चाहिए के कैप। पहले तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर। भाई No, ऐसा sir. तो नहीं लग रहा ना सर स्पीड खींच रहे हैं? नो क्योंकि सर No, बहुत sir. सारे क्वेश्चन करा है ऐसा ऐसे, है ना? अब फिर भी किसी को लग रहा है तो मेरे से दोबारा पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है तो पूछ लो फटाफट। नो सर नो सर। आइए, तो यहाँ पर आ गया सर के कैप। अब क्या रह गया सर? टी की वैल्यू 0 रख देते हैं। हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड निकालो टी इज इक्वल टू 0 पर, तो टी की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो ई नोट यस सर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कोस माइनस के एक्स और के कैप। अब क्या करें सर? माइनस का तो ऑप्शन ही नहीं है, बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? यही फंसोगे। माइनस का ठीक है। क्या कह रहे हो? माइनस का के कैप क्यों आना चाहिए? आप बताओ ऐसा क्यों? यही तो मैं बोल रहा हूँ, बताओ क्यों? मैग्नीट्यूड ट्रीट करोगे तो तुम्हारा आंसर तो आ गया। ऑप्शन नंबर वैसे बताना मेरे को क्या आना है। सी सबको दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है तुम्हारा? सी। चेक करना सी आ रहा है क्या? यस सर। Yes. और आंसर इनका भी क्या आ रहा है? सर वही आ रहा है पर साइन जो हमारा आ रहा है या अलग से आ रहा है? बता दो कुछ। जो हमारा जो पॉजिटिव हमारा आ रहा है बिल्कुल उनका आ रहा है क्या? Yes, sir. नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बताओ फिर? नहीं क्या आ रहा बोला? Minus क्योंकि one. हमारे में माइनस आ रहा है। माइनस का आ रहा है। हमारा तो पॉजिटिव ही आया बच्चे, देखो पॉजिटिव ही आ रहा है। पॉजिटिव ही आया हमारा भी। यस सर आ गया समझ। बताओ मेरे को तो नहीं आया। सर सर कोस डायरेक्शन अपोजिट कॉस कॉस सर पॉजिटिव हो जाएगा कि एक्स? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोस थीटा। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉस थीटा। थीटा कॉस माइनस खा जाता है। कोस माइनस खा जाता है। तो अब किसी को कुछ बताने की जरूरत है मेरे को? नहीं No, सर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। No, यस sir. सर। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क बच्चों। अभी हम हैं यहाँ, बाकी डायरेक्शन का होमवर्क दोबारा से बता दो। किसका बता दे? डायरेक्शन का। डायरेक्शन का दोबारा से बता दे। कौन बताएगा बच्चे इसको डायरेक्शन का? कोई बताना चाहेगा? आप बताओ, किसी ने हैंड रेस किया? प्रीशु हाँ जी। प्रीशु बताओ, प्रीशु बताओ, बताओ फिर। प्रीशु खुद मैं कौन कीजिए। खुद सोच रहे हो क्या? मेरे को सस्पेंस दिया जा रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर आप ही बता दो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्यों? कोई मिल गया? गणित क्वेश्चन हो गए हो?
कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है बोली कि सर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन नहीं सर, दिखाई नेटवर्क देती इशू लोगों होगा। को? सर नेटवर्क इशू होगा सर प्रीशु हमें के सब पास। कुछ दिखाई दे रहा है पर प्रीशु को कुछ दिखाई सर नहीं दिख दे रहा रहा है है सर प्रीशु का सर, नेटवर्क प्रीशु के पास स्क्रीन में। network issue मैं होगा। दोबारा ज्वाइन करूँ क्या भाई? बच्चा फटाफट बताओ। दिख रहा है सर, क्लियर है। मैं अपने में ज्वाइन करके देखूं? पहले भी एक बार B1 वालों ने मेरे को बोला था। नहीं दिख सर, गया? वो प्रीशु का नेटवर्क इशू। हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा इसको? हमने E क्रॉस B निकाला था, तो कैसे निकाला था बच्चे? हाँ बताओ फिर, हैंड रेस किया, आप बता के जाना, फिर बताओ। बोलो प्रीशु। नहीं बताएंगे सर। सर उसने अगर इस ये बताने के लिए किया होगा कि सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है तब। चलिए कोई बात नहीं। केशव, E क्रॉस B क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। इससे पहले मेरे को ये बताओ, कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। हमने जब E क्रॉस B किया तो हमारे को आनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेव। वो कितनी, कौन सी दे रखी है? हमको पता है दोनों का साइन अपोजिट है, तो साइन होना चाहिए नेगेटिव, यानी नेगेटिव एक्स, राइट? हाँ या ना? यस नेगेटिव एक्स यानी नेगेटिव आई में आना चाहिए E क्रॉस B करके। हमने कहा ठीक है। यस मैग्नेटिक फील्ड पहले से दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कौन सी डायरेक्शन में है केशव? जी। मेरे को फोन ही ना छोड़ दे भाई। बताओ कौन सी डायरेक्शन में है? जे कैप। तो जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप। क्रॉस बी को किसके साथ क्रॉस करूं, जे को किसके साथ क्रॉस करूं कि माइनस आई आए? माइनस के साथ। ऐसा होना चाहिए क्या? सब बताओ, बोलो। फंस गए हो? अब सब शांत। माइनस साइड लाना ही क्यों है? क्यों नहीं? दोबारा बोल एक बार। मेरे को बोलने लाना दो, ही बोलो। पड़ेगा माइनस से, तो ही पूछा मैंने। बस यही, क्यों लाना पड़ेगा माइनस आई? मैं यही सोच, पूछने दो मेरे को एक बार शांत रहो सब। जिसको आंसर पता है ना वो चुप रहेगा, जिसको नहीं पता उसको बहस करने दो एक बारी। ठीक है, शांत रहना बिल्कुल। अभी E क्रॉस B करना था तो आंसर आना चाहिए था नेगेटिव आई, राइट? क्लियर है सबको इतना? यस सर। पक्का? केशव के अलावा किसी को दिक्कत है इसमें? E क्रॉस B करके नेगेटिव आई आना चाहिए, किसी को दिक्कत? हैंड रेस करो। सर नेगेटिव आई क्यों आना चाहिए? तो नहीं आएगा। बोलो ना, क्या आना चाहिए फिर? नेगेटिव आई की क्यों जगह आएगा? क्या आना चाहिए फिर? प्लस का ही प्लस आई क्यों होना चाहिए? बस, प्लस आई क्यों होना चाहिए? प्लस आई क्यों होना चाहिए? अरे भाई 100 बार समझाया सर, 100 बार समझाया। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन है ना। माइनस के एक्स है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का। साइन ऑपोजिट अपोजिट साइन साइन है तो तो पॉजिटिव लेंगे। डायरेक्शन होती है सर। तो एक्स का सर, पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो हाँ जी। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. केशव, हटा दो केशव। सर माइनस। क्लियर है? क्लियर क्लियर तो क्लियर। अब बच्चे जे को किसके साथ क्रॉस करूं कि प्लस आई आए? सर के साथ पॉजिटिव। के के साथ। ये तो पता ही है सर। जे क्रॉस के क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आई। हाँ अब ठीक है। अब आंसर यानी जे क्रॉस के यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? प्लस के। तो मैंने लिख दिया भाई, B इज इक्वल टू B नोट की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका था, पहले मैं लिख देता हूं। अंदर क्या है? B नोट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब B की जगह B नोट की जगह क्या आया था केशव? अभी बच्चे हमने बताया ई E नोट नोट इंटू अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। E नोट अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। कोस की जगह कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और डायरेक्शन कौन सी है बच्चे? के क्या है ना? अब B यहाँ पर ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, लेकिन उसने पूछा था टाइम 0 पर। तो जब टाइम 0 कर हुआ तो कोस क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के एक्स।
ये माइनस तो किसी ऑप्शन में है नहीं, आप सबको पता है कोस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। cos थीटा। तो इसको क्या लिख दोगे, ई नोट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट कोस के एक्स, साथ में क्या लिखोगे बच्चे, के कैप। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बच्चे, सी, यही हो रहा होगा। यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, डी तो आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। अच्छा, जिसको कोस वाली प्रॉपर्टी याद ना है वो भी ऑप्शन नंबर तो क्या ही लगाएगा, सी ही लगाएगा, और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। नेगेटिव का हेर फेर है, बाकी तो कोई ऑप्शन जच ही नहीं रहा ना, क्योंकि नन ऑफ द अबोव भी नहीं है। तो मेरे को डाउट आए तो मैं नन ऑफ द अबोव की जगह जाऊं, नन ऑफ द अबोव नहीं है तो पक्की बात है ऑप्शन नंबर तो क्या आना चाहिए, सी। नेगेटिव का घर जाके सोचूंगा सर क्यों आया था फिर, है ना। समझ में आ रही है बात यहाँ तक सबको, जिसको कोस वाली प्रॉपर्टी भी पूरी यस वो भी सी ही लगा के आएगा ना सर, क्योंकि अगर वो डी की तरफ जाएगा तो डी पर तो डायरेक्शन क्या आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जे आ रही है, जे आ रही है। लेकिन हमने अभी चेक किया जे की जगह क्या आनी चाहिए, माइनस का के वाली साइड आनी चाहिए थी, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ठीक है, देख अब किसी को कोई डाउट, केशव क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है, केशव को तो वैसे ही हो जाता है क्लियर, बाकी बताओ अपना। प्रीशु, जिया, अवंतिका, लवन्या, गुंजन, ईशान, मुस्कान, दीपिका, यस सर। पल्लवी, ऋषिका, सानिया, तन्वी, वंश दूसरे वाला, विशाल, यमन बच्चा कौन है, यमन क्लास में ही हो बच्चे, यस सर। क्लियर है बच्चे आपको, आपकी पहली क्लास है क्या ये, यस सर। पहली क्लास है, अच्छा 10th की लिखा है पर अभी तो जेई की तैयारी कर रही हो क्या? 10th क्या मतलब 10th क्लास के हो बच्चे, किसी को नो सर, पुराना है वो लोग। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई डाउट है तो किसी से भी पूछ लो भाई, चले आगे, डन, यस Yes. सर। चलिए। यस सर। सर अभी और भी कराने हैं? नहीं नहीं नहीं, अब ये चले आगे का मतलब है समरी की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो, ये मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक मैच द फॉलोइंग जरूर आएगा मॉडर्न फिजिक्स से, लिख के ले लो। ठीक है, अब ये भी आ जाए ना, इसको भी सोल्व कर लेना और लर्न कर लेना सर। ठीक है, माइक्रोवेव और रडार, सॉरी कम्युनिकेशन और रडार सर। सर कम्युनिकेशन और रडार तो माइक्रोवेव्स में आते हैं और अरे रेडियो वेव्स में आते हैं। कर सकते हो माइक्रोवेव्स और यस सर, कर लेंगे। रेडियो वेव्स है नहीं तो माइक्रोवेव्स लगा सकते हो। माइक्रोवेव्स ही होगा। और स्टरलाइजेशन के लिए UV यूवी करते थे, लेकिन यहाँ पर स्टरलाइजेशन की जगह क्या लिख रखा है, वाटर प्यूरिफिकेशन। अब एक ऑप्शन नंबर पता लग गया है तुम्हें, यस सर तो ठीक है, दूसरा रेज होती है, याद है स्टरलाइजेशन के लिए। यस सर। और डायग्नोस्टिक टूल कौन सा होता है, एक्सरे, एक्सरे होता है। इससे ज्यादा नहीं बता सकता। ठीक है, ये सेकंड बीच होमवर्क, ऑप्शन आंसर आ गया उसका तो। कोई बात नहीं। होमवर्क नंबर सर 2, इनके आंसर भी मेंशन करके भेज देना ताकि सर हमें पता लास्ट चल में जाए हम हाँ ठीक जी। से। तुम पहले मेरे को सॉल्यूशन तो भेजो, आंसर तो तब मिलेंगे तुम्हें। होमवर्क सर ग्रुप में भेजते हो सर मेरे को? हम दरअसल सॉल्यूशन ना दिमाग में कर नहीं ले सर, करते तो हैं, मैंने फिर अपने आपको आंसर सॉल्यूशन भी भेजना हो दिमाग तो में हमें ही रख पूरा रखे। नोटबुक पर लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आंसर लिखो नोटबुक में और भेजो मेरी तरफ। ओनली आंसर भेज सकती हैं? हाँ वो मेरी अलग बात है कि मैं पूछूंगा, जैसे ये क्वेश्चन है इसका तो ओनली आंसर चल जाएगा ना बच्चे, मैच द फॉलोइंग का, इसका ओनली आंसर चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा, इसका नहीं चलेगा, थर्ड और फोर्थ का। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को देखना आराम से, जैसे देखो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स पूछा था, यहाँ पर भी क्या पूछ रखा है देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही पूछ रखा है, मैग्नेटिक फोर्स ही पूछ रखा मैग्नेटिक फोर्स है। सर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहा था। है। ऊपर वाला देख रखे हो तो वो तो रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की रेशियो तो पता है अब आपको, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या लगोगे, क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्यू वी क्रॉस बी।
बहुत आसान। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो एक 2022 में आया हुआ है, एक 2021 में आया हुआ है, और जो हमने क्वेश्चन किया वो 2023 का है। इसका मतलब ये फोर्स वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सर। 21 में भी आया है, 22 में भी आया है और 23 में भी आया है। समझ में आ रहा है? जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो 2023 का था शायद, ये किस में है 2022 में, और इससे पहले वाला किस में आया हुआ 2021 में। तो अच्छे से कर लेना, पूरे चांसेस है। तो होमवर्क नंबर 4 हो गया, दैट इज होमवर्क नंबर, ये होमवर्क नंबर 5। ये अच्छे से करके आना, मैं चाहता हूँ एक बार सोच के आओगे। मैंने करवाया हुआ है ऐसा, इसका रिलेशन पता है तुम्हें अगर तुम ढंग से सोच के आओ तो। ठीक है? यस सर। और ये है होमवर्क नंबर 6। थोड़ा 5वां होमवर्क सोचने में मदद करना हमारी, हम भी सोचने लग पड़ेंगे। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बच्चे, अब अपने आप ही सोचो। ठीक है? और अब फटाफट लास्ट वाला पार्ट समराइज कर दो बस मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाफ का? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट या हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का पूछा जाए, by 4 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड वाले का 1 बाय 4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट स्क्वायर सर। ठीक है? हाँ जी। यस सर। तो ये चैप्टर हमारा 80% क्लोज हो गया। जो 20% 2 या 2.5 टॉपिक जो बचे हैं वो कल की आधी क्लास में खत्म हो जाएंगी B2 के लिए। उससे पहले हम सुबह देखना चाहेंगे कि आप में से कौन लोग उपस्थित रहते हैं। ठीक है? सर हम उठ जाते हैं, हाँ। ये क्लास में लगाते। हाँ वो अलग बात है, हम बोलते नहीं क्लास में। देखेंगे हम कल पूरे देखेंगे। 5:44 और 44 सेकंड पे उठ जाएंगे। मेरे को कल यमराज उठाएगा सीधे। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोलते हो?